नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई तेज है। जी हां, इसी अलायंस में, इंडी अलायंस में शामिल डीएमके के नेता वोट बैंक की खातिर लगातार उत्तर भारतीयों का अपमान करने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल समेत दक्षिणी राज्यों में कई बार यूपी, बिहार के लोगों पर हमले बोले गए। इसी कड़ी में डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो, इससे पहले भी दक्षिण भारत के नेता उत्तर भारतीयों और सनातन पर विवादित बयान दे चुके हैं। लेकिन क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? क्या ये सब किसी रणनीति का हिस्सा है? देश का सवाल में तमाम सुलगते सवालों को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले दयानिधि मारन का बयान और उस पर हो रहे घमासान को सुनते हैं। வாங்குறாங்க இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. देखिए, दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश। इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल की है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर यह संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। हाल ही में उनके दूसरे सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र राज्य कहा था। उस समय पर भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इसमें विश्वास रखती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे, प्रियंका वाड्रा ने मजाक उड़ाया था, चन्नी जी ने जब भैया बोला था तब, उसके बाद जिस प्रकार से डीएमके के लगातार नेताओं के इस प्रकार के बयान आए हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ, और इस पूरे प्रकरण पर इंडी अलायंस के लोग लगातार चुप रहे, शांत रहे। आज सवाल बनता है कि पहले सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे। उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया, उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही इनके गठबंधन का विषय है और इसीलिए आज ये लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे डीएमके के खिलाफ। नहीं, मेरा मानना है कि ये डिबेट है कहाँ? नॉर्थ साउथ डिवाइड, कहीं कोई डिवाइड नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1, उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं डीएमके के हमारे जो साथी ने जो बयान दिया वो स्वीकार नहीं होगा। बिहार, यूपी क्या हो, आंध्र प्रदेश, मणिपुर के लोग हर जगह जा सकते हैं, काम करेंगे। नीतीश कुमार का सरकार से नियंत्रण खत्म हो गया है। बस
कभी दिल्ली जाने की चाहत, कभी पार्टी के अंदर की घबराहट, यही तो हो रहा है। मैं उनके स्वास्थ्य पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बिहार का पूरा गवर्नेंस समाप्त है, पुलिसिया नियंत्रण समाप्त है, तो होगा ही। देखिए, देश की तकदीर और तस्वीर संवारने में बिहार और बिहार के लोगों की महती भूमिका है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह का बयान आया है, ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए और अनावश्यक विवाद बढ़ाने वाले बयान से किसी भी दृष्टिकोण से जो इस तरह की बातें करते हैं उनको उपयुक्त नहीं माना जा सकता। तो लगातार इस तरीके के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। गठबंधन बना है, गठबंधन के कई घटक दल हैं, लेकिन इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है? देश का सवाल में भी कई सवाल पैदा होते हैं। डीएमके का यह जहरीला फतूर क्या कांग्रेस को है मंजूर? सबसे पुरानी पार्टी, क्या मंजूर करेगी कांग्रेस? और अगर नहीं तो कांग्रेस मुखर क्यों नहीं है? 24 की लड़ाई यूपी बिहार की क्या बुराई पर आई? क्या इसी तरीके से 24 की लड़ाई जीती जाएगी? नॉर्थ साउथ वाली सियासत आखिर कब तक? क्या वजह है कि उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश की जा रही है? और उत्तर बिहार, यूपी बिहार वाले छिटके तो इंडी को वोट कौन देगा? विपक्षी गठबंधन को वोट कौन देगा? विपक्षी गठबंधन क्या इस तरीके से अपनी वैतरणी को पार करने की कोशिश कर रहा है, नाव पार लगाने की कोशिश कर रहा है? खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आप दोनों का। रविंद्र प्रताप भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम प्रसाद जी नेता आरजेडी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और संतोष कुशवाहा भाई नेता जेडीयू मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रितु चौधरी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि गठबंधन आपका है जो चुनौती देना चाहता है वर्तमान सत्ता, वर्तमान सरकार को, तो शुरुआत सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी जो लीड करती हुई दिखाई पड़ती है। डीएमके की जो राजनीति है वो उत्तर भारत विरोध पर है, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना स्थापित तथ्य है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के बयान डीएमके नेताओं की तरफ से, ऋतु जी अगर देखे जाएं तो खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म है और डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस के लब तब भी सिले हुए थे, हालांकि इक्का दुक्का नेताओं की तरफ से जरूर बयानबाजी हुई। उसके बाद सेंथिल कुमार ने जब चर्चा के दौरान लोकसभा में यह कह दिया कि ये तो बीजेपी के लिए गोमूत्र वाले राज्य हैं, हालांकि बाद में अपने बयान से पीछे हटे, माफी भी मांगी। और अब डीएमके सांसद दयानिधि मारन ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनका काम सड़क साफ करना, टॉयलेट साफ करना है। गठबंधन क्या स्टैंड ले रहा है ऋतु जी? देखिए, पहली बात तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो उसका हम पुरजोर जो है खंडन करते हैं, इसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। और ये हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति ने या किसी नेता ने नहीं कहा है, ये अन्य किसी पार्टी के ने कहा है जो हमारे साथ अलायंस में। तो इसके हमारी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा बयान नहीं है और हमारे किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जिस चीज का एक विषय को इतना बड़ा बना दिया जाता है तो वही भाजपा जो है, भाजपा के जो गालीबाज सांसद है रमेश बुदुड़ी, वो कहते हैं कि दिल्ली से जो है यूपी बिहार वालों को मार मार के भगा देना चाहिए। लेकिन मीडिया इस पर बहस नहीं करती है और ना ही भाजपा के नेता इस पर बयान देते हैं, ना ही रमेश बिदुड़ी इस पर माफी मांगते हैं। गुजरात से जो है यूपी और बिहार के लोगों को मारा जाता है, वहां से भगाया जाता है, लेकिन इस पर मीडिया में कोई बहस करता है, ना ही भाजपा का कोई नेता इस पर माफी मांगता है। तो ये जो समस्या है, ये नहीं है कि केवल यहाँ है, ये समस्या वहां भी है। जो लोग अपने आप को इनके जो है ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि उत्तर भारत का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है यूपी और बिहार वालों के लिए, वो भी समय समय पर सामने आता रहता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कभी भी इस चीज का खंडन नहीं किया गया। तो ये जो समस्या है ये पूरे देश में है इस प्रकार की, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के प्रति जो है इस तरह के नेता जो है बयान दे देते हैं। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि भाजपा के नेताओं को भी बचना चाहिए, गालीबाज सांसदों को भी बचना चाहिए इस तरह के बयान देने से। पूरा भारत एक है और पूरे भारत में डाइवर्सिटी है, आपस में एक दूसरे के स्टेट में जाकर तो काम करेंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये इस तरह के जो बयान है हम उनका पुरजोर खंडन करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। चलिए बहुत अच्छा, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन कहा जाता था ना, हम भी जब छोटे थे और किसी बदमाश लड़के के साथ देखा जाता था, हालांकि हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन लगातार बने रहने पे जरूर टीचर और बाकी लोग कहते थे कि तुम्हारी संगत बिगड़ गई है, और उस संगत का असर बाद में समझ में भी आता था कई लोगों को, और हमको भी समझ में आता था। मैं उसी तरफ इंगित कर रहा था और कुछ नहीं। रविंद्र प्रताप जी समाजवादी पार्टी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र भाई, डीएमके की राजनीति उत्तर भारत विरोध पर है, और खास तौर पर वो आज से नहीं लगातार करती आ रही है। इस तरीके के विरोध पर उन्होंने अपना एक तरीके का एक वोट बैंक तय कर रखा है, और उस विरोध को वो उकसाते हैं हमेशा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो उकसा रहे के बाद एक उन्हीं पार्टी के 3 लोग जो बड़े नेताओं में शामिल हैं, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। कीड़े मकोड़ों से तुलना करना, बीमारियों से तुलना करना, कोई कह रहा है टॉयलेट साफ करने के लिए हमारे यहाँ आ जाते हैं, कोई कह रहा है आप लोग गोमूत्र वाले राज्य हैं। विरोध सही है, लेकिन उत्तर भारत दक्षिण भारत के खांचे में अगर बांटने की कोशिश की गई तो क्या आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, आपकी जनता, आपका वोटर आपसे स्टैंड नहीं पूछेगा? मैं भी उतना ही पूछ रहा हूं। राजीव जी, उत्तर भारत के समूचे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और नक्सली कहने वाला ये एनडी गठबंधन जो है यही था जी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में उसने भारत में उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सफलता मिली है। दुष्प्रचार किया। उसके बाद में उत्तर भारतीयों का नंबर 1 का दुश्मन राज ठाकरे बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है। जब उसका विरोध बीजेपी के सांसद ही करते हैं अयोध्या जी में आने पर, तो बीजेपी पार्टी पूरी राज ठाकरे के साथ खड़ी हो जाती है। यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अब अगर जिस प्रकार का बयान दयानिधि मारन जी ने दिया है वह भारतीय संघ के लिए उचित नहीं है। अकेले दयानिधि मारन नहीं है, उदयनिधि स्टालिन भी हैं और सेंथिल कुमार भी हैं। जितनी बार ये बात कहिएगा उतनी बार मुझे ये सुनाई पड़ेगा कि हमारे उत्तर भारत के किसानों को नक्सली, आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। अब मैं इस बात को 2 रूप में देखता हूँ, एक चुनौती के रूप में। अगर दयानिधि मारन जी ने उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषा भाषियों को चुनौती दिया है तो उनको ये ज्ञात होना चाहिए, टॉयलेट साफ करना, सड़क साफ करना, मजदूरी करना कोई छोटा विषय नहीं है। और यह करते करते हम उत्तर भारतीय त्रिनिदाद, टोबैगो, बारबाडोस, गायना, फ्रेंच गायना, मॉरिशस, फिजी के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। यह बात उनको समझनी चाहिए। और हमने यह करते हुए भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है कि 16 एक समय था 11 देशों के राष्ट्रपति हम उत्तर भारत के लोग ही थे। यह बात उनको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर उसको मान लिया जाए कि इनकी बातों में सच्चाई है, तो सच्चाई है तो मैं उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में इस बात को बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और प्रदेश पहले नंबर का कर्जदार प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के 10 जो औद्योगिक राज्य हैं उसमें भी शुमार नहीं होता है और सबसे गरीब राज्यों में शुमार हो चुका है। अपराधों में नंबर 1 है। ये परिस्थितियां रहेंगी तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर माइग्रेट करेगा और इस प्रकार की विसंगतियां हमको जब बाहर जाएंगे तो हमको सहने पड़ेगी। तो इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी की दोगली नीति जिम्मेदार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीडीपी में तीसरे नंबर का उत्तर प्रदेश का नाम है, 9.8% के हिसाब से। आप कह रहे हैं सबसे गरीब राज्यों में शुमार हो गया, कैसे? ये नीति आयोग बताती है कि जो 3 गरीब राज्य हैं, हम भी हैं, बिहार में नहीं, ये करंट बता रहा हूं। अभी आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप जो बता रहे हैं वो जीडीपी 25 करोड़ लोगों की बता रहे हैं। जीडीपी प्रति व्यक्ति निकाला जाता है, तो जीडीपी जब प्रति व्यक्ति निकालिएगा तो हमारा 21वां नंबर आएगा। चलिए, आपके अपने तर्क, हालांकि आपने अभी तक डीएमके के कृत्य पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मैं आगे जाऊंगा। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। उपेंद्र भाई मेरे साथ आरजेडी नेता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। उपेंद्र भाई, तेजस्वी यादव ने बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा बयान उनका है। हालांकि अगर के साथ ही उन्होंने अपनी बात रखी है। आप इस बयान को सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, एक पार्टी लगातार इस तरीके के बयान दे रही है, 2024 में ऐसा ही साथ लेकर बिहार में खड़े रहेंगे क्या?
नहीं, देखिए, पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि पार्टी ने नहीं दिया है, किसी व्यक्ति ने दिया है। इसको पार्टी का इसको आप तो यूज नहीं अजीब करना। बात नहीं होना करते चाहिए हैं। भाई। इतने बिल्कुल बड़े नहीं होना नेता चाहिए। हैं, इतने बड़े नेता हैं, दयानिधि मारन, उदयनिधि स्टालिन खेल मंत्री हैं उनके, सेंथिल कुमार उनके सांसद हैं, बड़े नेता है, कोई छोटे नहीं है। ये स्टेटमेंट देने के पहले क्या पार्टी ने निर्णय लिया है, वैसी बातें नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी, व्यक्तिगत भी यदि उनका यह बयान है तो बहुत ही निंदनीय है। यह देश को तोड़ने वाला है। हम लोग यूनिटी में विश्वास करते हैं, हम लोग एकता में विश्वास करते हैं, और बिहारियों के प्रतिभा पर यदि, उत्तर प्रदेश के प्रतिभा पर यदि उंगली उठाते हैं तो आपके सामने इतिहास और वर्तमान दोनों है। आज देश में सबसे ज्यादा IAS IPS क्लास 1 अफसर यदि कोई पैदा करता है तो यही बिहार और उत्तर प्रदेश है। और देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बड़े बड़े पदों पर या बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है। और एक साथी ने ठीक ही कहा कि हम तो विदेशों में भी जाकर पताका फहराने का काम किए, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक बने हैं। कई ऐसे दुनिया के देश है। और आज जो भारत आज अपने ऊपर जो गर्व महसूस करता है, अपने स्वर्णिम इतिहास की चर्चा करता है, तो जब स्वर्णिम इतिहास की भारत की चर्चा करेंगे तो बिहार को छोड़कर स्वर्णिम इतिहास की चर्चा नहीं हो सकती है। जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, या बिहार का देन है। बिहार के उसमें लालू यादव का कोई योगदान नहीं है भाई। जो सम्राट अशोक ने जो दिया है, यह पुराना इतिहास रहा है। और लालू यादव तो ये मुंह में आवाज दिया है, जिसका सैकड़ों वर्ष से, सैकड़ों हजारों साल से जिसके मुंह में आ रहा हूँ आपके पास, विस्तार से जवाब दीजिएगा। हो गया भाई, इतना प्रवचन कराइएगा तो नहीं, आ रहा हूँ, आप सभी लोग हैं, जरा पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। नहीं, असल में ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवचन ले लिया है। मैं तो गलत कर रहे हैं। प्रवचन देने का लालू जी ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, नंद वंश की स्थापना लालू जी ने की थी, गुप्त वंश की स्थापना लालू जी ने की थी, मौर्य वंश लालू जी से चला, मगध का साम्राज्य लालू जी चलाते थे। बिहार का इतिहास तो लालू पुराण से शुरू होता है, लालू चालीसा पर खत्म हो जाता है। लेकिन इनके मुंह से DMK के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा। जो चंद्रगुप्त DMK के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा करके मौर्य का लालू जी से क्या? ठीक है, मैं अपने सवालों पर आ रहा हूँ, फिर घूम रहा हूँ, फिर उतना ही। इससे पहले कि मैं जयराम विप्लव से प्रतिक्रिया लूं, संतोष कुशवाहा जी को 1 मिनट। संतोष कुशवाहा जी JDU से हैं। संतोष जी, DMK के लगातार बयानों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपके सहयोगी हैं, गठबंधन का हिस्सा हैं, जनता के सामने कैसे जाएंगे अगर ऐसे बयान आते रहेंगे? नहीं, सहयोगी हो चाहे कोई लोग हो, अगर बिहार के या चाहे हिंदी भाषी लोगों को अपमान करेंगे तो सहयोगी होने का क्या औचित्य बनता है? हम लोग उनका गठबंधन उस तरह का बयान का हम लोग के पार्टी के नेता विजय चौधरी जी ने उसको विरोध के जताया है कि इस तरह का अगर बयान आया है तो ये गलत बयान आया है। इस तरह का बयान से इन लोगों को बचना चाहिए। क्या उचित है इस तरह का बयान देने का? अभी लोकसभा चुनाव है, इंडिया इस तरह के ताकतों से, भाजपा जैसी ताकतों से लड़ना है, तो आप क्षेत्रवाद का बयान दे रहे हैं। आप क्षेत्रवाद पर पड़े हैं, बिहार के लोगों को नीच दिखाने, यूपी के लोगों को नीच दिखाने में लगे हैं। तो इस तरह का बयान से कोई भी इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। जयराम विप्लव का रुख करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, सबसे बात हो गई है अब जयराम, इसीलिए मैं आपको थोड़ा वक्त दे रहा था, क्योंकि गठबंधन के पहले सब फैक्टर से बात हो जाती, फिर आपके पास आता, क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है। जयराम, सीधा सवाल, ये संयोग लगता है आपको, प्रयोग? अगर संयोग है तो बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि तीसरे बड़े नेता का बयान आया है, खास तौर पर उत्तर भारतीय राज्यों और उत्तर भारतीय लोगों को लेकर, और अगर प्रयोग है तो क्या सत्ता दिलवा देगा गठबंधन को? नहीं, ये कंफ्यूजन की स्थिति है। एक साथ दो नाव पर इंडी गठबंधन ने पांव रख दिया है। एक तरफ उनके जो सूत्रधार थे, कर्णधार थे, वो कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने की बात करते हैं। दूसरी तरफ लगातार स्टालिन से शुरू होकर के ए राजा, फिर चंद्रशेखर यादव, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोगों का बयान, कभी हिंदू धर्म को लेकर। राजीव जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं डिबेट अभी छोड़ देता हूँ। आप लोग देश तोड़ने की बात करते हो, आप लोग किस मुंह से बात करते हो? धन्यवाद। ऋतु जी, थोड़ा सा जवाब सुन लें। अच्छा ट्रिक है ये। आप इसके बाद आप ही पर आऊंगा, तर्क रहेंगे आपके पास।
25 मिनट आपने इन लोगों को दिया, उसके बाद भी इनको धैर्य नहीं है सुनने का। तो आप तो बीच बीच में इंटरफेयर करते ही रहे। ठीक है, ठीक है, जयराम बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये तरीका नहीं है, इसीलिए मैं रोक रहा था कि आप इनका चारों का मैं सुन लूं, और जब मेरा समय आएगा तो ये इसी तरह का काम करेंगे। नहीं, मैं मेरा निवेदन है, प्लीज सुन ले। प्रवक्ता हैं वो भी बीजेपी के, अपनी बात रख ले, उसके बाद आप तर्क रखिएगा। सुनने से तर्क मजबूत होते हैं। जयराम देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी हो या बाकी कोई भी, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो सुन ले और जवाब दीजिएगा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, ए राजा के बयान पर, झूठ की पार्टी, झूठ पर बनी हुई पार्टी, सारे झूठे प्रवक्ता, आप इनका आवाज डाउन करिए, नहीं तो इस डिबेट को आप बिना भाजपा के कर लीजिए। रितु जी देखिए, तल्ख जवाब तो आएंगे, और प्रवक्ता के तौर पर आप इंतजार करें, आपको मौका दूंगा काट करने का। एक बात बताइए, हमारे भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाने वाले कौन है? ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा पे अपना तर्क तो रख सकते हैं प्रवक्ता के तौर पर, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखना है। तो जयराम अपनी बात पूरी कीजिए। आदमी को आदमी से ठीक है, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता इस बहस को छोड़कर जा चुके हैं, जैसी जानकारी मुझ तक आ रही है। मैं वो यही उम्मीद करना चाहता था कि आप लोगों को जब पूरा वक्त दिया गया था तो आप उनको भी सुनते, फिर मैं पूरा समय आप लोगों को देता। लेकिन अब मेरे सवाल आप ही लोगों से होंगे। आप बताइए रितु जी, अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, ये संयोग है या प्रयोग? अगर संयोग है तो लगातार 3 बार एक ही पार्टी का नेता उत्तर भारतीयों को गाली क्यों दे रहा है, उत्तर भारतीयों के साथ ऐसी बातें क्यों कह रहा है, और कांग्रेस खामोश क्यों खड़ी है साथ में? क्या उत्तर भारत छोड़कर सरकार बना लेगी लोकसभा चुनाव में? मैं आपकी डिबेट में आई हूँ, आपको मैं खामोश लग रही हूँ कहीं से? अब कांग्रेस के नेता तो चुपचाप है ना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुनने का धैर्य नहीं रखा, वो जा चुके हैं छोड़कर। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप बताइए कि कांग्रेस लगातार चुप है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कुछ नहीं बोला, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर खामोश रहा। उसके बाद हिम्मत पड़ी सेंथिल कुमार की, सेंथिल कुमार के बाद अब दयानिधि मारन ने बोला है। मैं देखिए, जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का फेस होता है। मैं आपके सामने बात रख रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप कह रही हूँ कांग्रेस पार्टी चुप है। मैं तो जब से आपकी डिबेट में आई हूँ तब से बोल ही रही हूँ ये बात। मैं डीएमके और बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना। 130 लोकसभा सीटें आती हैं दक्षिण से, 120 आ जाती हैं आपके उत्तर प्रदेश बिहार से। तो आप क्या उत्तर भारत को, अगर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहें, जैसे डीएमके की राजनीति है उत्तर भारत विरोध पर, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये डीएमके का स्थापित तथ्य है, तो क्या उस पर खामोश रह के चल पाएगा उत्तर भारत में? देखिए, आप अगर मुझे बोलने का, आप ही बोलते जा रहे हैं, अब मुझे जवाब देने का मौका तो दे जी। देखिए, दक्षिण का द्वार जो है भाजपा के लिए बिल्कुल बंद हो चुका है और शट डाउन, ठीक है। तो इस प्रकार के बयानों के पीछे पड़ जाते हैं। ये जो डीएमके का और जो बीजेपी का 36 का आंकड़ा है, ये इनकी आपस की लड़ाई है, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह के बयान जो है वो भाजपा पार्टी से भी आते रहते हैं। मैंने अभी आपको गिराया कि रमेश बुद्धुड़े ने बोला, अभी साहब ने बताया कि जो है राज ठाकरे ने जो है वो तो मारपीट तक करते रहे लोगों के साथ। गुजरात में जो है उत्तर भारत के मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, वहां से मारा गया, दौड़ाया गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भाजपा में भी हो रही है, लेकिन उस चीज पर चर्चा भी नहीं करते हैं, उस चीज के बारे में बात भी नहीं करते हैं, और पूरे देश में नफरत का माहौल जो है वो फैलाने का काम भाजपा करती है। लगातार मंचों से भाजपा जो है, भाजपा के जितने भी सांसद हैं, नेता हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हो, कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को कि कपड़ों से मैं पहचान लेता हूँ कि कौन दंगाई है। तो ये क्या नफरत फैलाने वाली बात नहीं है क्या? ये लोगों का अपमान नहीं है उन लोगों का? क्या वो उत्तर भारत के लोग नहीं है? वो जो किसानों की बात अभी हो रही थी कि क्या किसान जो है वो उत्तर भारत के नहीं है? जो बेटियां रो रही थी जंतर मंतर पे, वो क्या उत्तर भारत की नहीं है? और वो मणिपुर जिसके बारे में आज तक खबर नहीं ली गई, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? तो इस चीज के बारे में भाजपा कभी नहीं बोलती है, लेकिन इस तरह के बयानों को एक इशू बनाने के लिए, वोट बैंक का पोलराइजेशन करने के लिए जानबूझ के उसको एम्पलीफाई किया जाता है कि ताकि लोगों के बीच में ये परसेप्शन डाल सके कि उत्तर दक्षिण का कुछ मामला है, क्योंकि दक्षिण में तो जीत नहीं पा रहे हैं।
दक्षिण में कोई इनका जो है सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया, तो उत्तर भारत से भी अब अगर सुपड़ा साफ हो जाएगा तो बेचारे जाएंगे कहाँ? तो इसलिए इस तरह का परसेप्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक नेता ने ये बात कह दी तो हम उसका खंडन करते हैं और बिल्कुल समर्थन नहीं करते इस बात का। बिल्कुल उन्होंने गलत कहा, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए मीडिया में। मीडिया में चर्चा ये होनी चाहिए कि बेरोजगारी की दर क्या हो गई है, भुखमरी की 70 साल गई है, बेटियों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, खिलाड़ी रो रहे हैं। इस बात पर बहस नहीं करते हो आप लोग। आप जो इस तरह के अनर्गल बयानों पर जो है पूरी डिबेट जो है एक घंटे की डाल के, और ये चलिए रितु जी, इससे पहले कि मैं रविंद्र प्रताप जी का अब रुख करूं, रविंद्र प्रताप जी भी मेरे साथ जुड़े, उपेंद्र भाई भी जुड़े हैं, संतोष कुशवाहा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने डीएमके को लेकर क्या कहा था, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने ये कहा था कि सनातन जो है कोढ़ है, वो कोढ़ है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। तो इन तीनों बीमारियों को जरा देखो, डेंगू मतलब डी, मलेरिया एम, के मतलब कोढ़। तो इसका फॉर्म क्या बना? आप बताइएगा, बता मुझे कहने की जरूरत है। डी एम के मतलब है डेंगू, मलेरिया, कोढ़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने ये कहा था कि सनातन जो है कोढ़ है, वो कोढ़ है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। तो इन तीनों बीमारियों को जरा देखो, डेंगू मतलब डी, मलेरिया एम, के मतलब कोढ़। गठबंधन में कई सारे दल शामिल हैं, डीएमके भी उनका एक हिस्सा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र प्रताप जी, इस वक्त सवाल उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा। रविंद्र भाई, क्या उत्तर और दक्षिण के बीच जो बयानों से विभाजन की एक कोशिश डीएमके कर रही है, आप मानते हैं कि एक भावनात्मक मुद्दा है दक्षिण में भी, और डीएमके इन बयानों से गठबंधन किनारे रखकर अपने लिए उसे भुनाने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक संसद का भाषण देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सहिष्णुता कैसे है। उन्होंने महर्षि चारवाक का उदाहरण दिया था, जो वेदों को नहीं मानते थे और भगवान का विरोध करते थे, और उस पर 1 घंटा भाषण दिया था उन्होंने। उसको अगर फॉलो करेंगे तो देश में अमन चैन कायम हो सकता है। नहीं, अगर फॉलो करेंगे तो अमन चैन कायम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सबको जगह दी गई है। अब आते हैं बीजेपी की प्रवक्ता महोदय ने जो किसानों पे गंदे गंदे शब्द कहे थे, कुछ नहीं बोल पाए तो भागना ही था। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूं। उत्तर दक्षिण विभाजन के मुद्दे पर जो तमाम बयान डीएमके की तरफ से आ रहे हैं, रविंद्र भाई सुनिएगा मेरे सवाल को, क्या डीएमके अपने क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए उसे भुनाने की कोशिश में इस तरह के बयान देती है? ठीक है, डीएमके क्या करती है उस पर हम टिप्पणी करेंगे ही नहीं, क्योंकि असर पड़ेगा, असर इसका पड़ेगा। गठबंधन जब एक है तो एक शख्स कुछ गलती करता है, उसका असर संभावनाओं पर पड़ता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने सनातन की बात कही, तो जो असली टर्म है हिंदू धर्म है, वो एक सनातन मतलब होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड है जो लगातार चले। जो हिंदू धर्म पे सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं गिना दे रहा हूं आपको। एक उत्तर प्रदेश में मंत्री है संजय निषाद, वो कहता है प्रभु श्री राम अवैध संतान थे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कोट कीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आप। हाँ, मैं कोट करूंगा, वो बीजेपी के भी नेता रहे। मैं उसी में कोट कर लूंगा, सुन लीजिए धैर्य से। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का 4 बार कहा, तो मैं केवल 4 ही नाम लूंगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रुद्रा अवतार हनुमान जी दलित थे। चंपत राय ने कहा भगवान विष्णु का बेइज्जती करते हुए कि प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। पीएम मोदी खुद जाके विष्णु अवतार बन गए, शेषनाग के नीचे खड़े होके। ये सारे वो उदाहरण हैं कि जो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। और इसमें एक कड़ी और मोहन भागवत जी जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई और हिंदू धर्म में पूरी तरीके से, धर्म ग्रंथों में पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो गया। इसकी पूरा समीक्षा होनी चाहिए, मतलब नागपुर में फिर से बैठ के हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे जाएंगे। तो इससे ज्यादा अपमान हिंदू धर्म का कोई भी नहीं कर सकता। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, उनकी भी सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। रामचरितमानस तक जलवा दी उन्होंने।
नहीं, उन्होंने नहीं जलवाई। तो लखनऊ में वो कोर्ट में तस्वीरें किसकी थी फिर? जो कोर्ट में केस है उसमें उनका नाम कहीं से नहीं आया हुआ है। जो लोग जलाए थे वो जेल में बंद हैं। और अगर जलाने की बात रही तो एक धर्म विशेष के क्या नाम है, धर्म ग्रंथों को भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 2500 कार्यकर्ताओं ने जलाया है। उसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक गोयल साहब थे, उसके कोर्ट में केस लेके चले गए। जब केस में सफलता नहीं मिली तो धर्म ग्रंथ को जला दिया उन्होंने। चलिए वो भी उपेंद्र कोर्ट कर प्रसाद दीजिए। भाई का रुख करता हूं। उपेंद्र प्रसाद भाई, ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं फिर से डीएमके के बयानों पर ही आऊंगा क्योंकि चर्चा हम उसी पर रख रहे हैं। आप गठबंधन का हिस्सा है और जब कोई गठबंधन का दल कुछ ऐसे बयान देता है जिससे संभावनाओं पर असर पड़ता है तो तकलीफ सभी को होती है। लेकिन क्या 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ये इशारा देने की कोशिश अपने बयानों से डीएमके ने की है कि बीजेपी दक्षिण को नहीं समझती है, वो केवल उत्तर भारत की पार्टी है? नहीं, देखिए, पहले तो इस बात को स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के बयान को पार्टी का बयान ना समझा जाए। और यदि व्यक्ति ने कहा है तो हम लोग सभी उसकी निंदा कर रहे हैं, पूरे देश भर में इसकी निंदा हो रही है। इसलिए व्यक्ति के बयान को पार्टी का बयान नहीं समझा जाए। एमके स्टालिन भी तो अब तक कुछ नहीं बोले हैं। अब वो तो तीन वरिष्ठ लोग बोल गए हैं, तो क्या माना जाए कि वहां पर फिर बेलगाम हो गए हैं वहां के नेता, कुछ भी बोल रहे हैं? पार्टी की कोई लाइन है, नेता की कोई लाइन है, पार्टी गठबंधन के साथ अभी तो आपके एक साथी ने तो अभी तुरंत ही कहा, बीजेपी के कई नेताओं का ऐसा विवादास्पद बयान के बारे में उन्होंने उद्धृत किया, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा खंडन आया? नहीं खंडन आया है। लेकिन ये सब छोड़िए, ये सब बात नहीं। लेकिन जहां तक बात रही बाकी राज्यों का, तो मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारा गठबंधन बना है, निश्चित रूप से जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए पिछले दिनों, हम सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाए गठबंधन के साथ। यदि गठबंधन के सभी नेता एक साथ प्रचार करते और गठबंधन ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़ते 5 राज्यों में, तो बीजेपी नहीं आता, बीजेपी का सफाया हो जाता। और चूंकि आदमी जानते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, हमारी जो 3 राज्यों में जो असफलता मिली है, इससे जो गठबंधन बनी है इसके नेता लोग सावधान हो गए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले जो 2024 का जो चुनाव होगा, सभी एक साथ लड़ेंगे, सभी नेता लोग सामूहिक रूप से प्रचार भी करेंगे और इस देश से 2024 में बीजेपी का सफाया होगा, सत्ता से बेदखल होना निश्चित हो गया है। चलिए संतोष भाई, जेडीयू के नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हो। संतोष भाई, अब विस्तार से आप बताइएगा मुझको, ये जब बयानों को, शब्दों को सोच समझ कर नहीं सामने रखा जाता है, और वो बयान किसी की तरफ से भी क्यों आ रहे हो, चाहे किसी व्यक्तिगत नेता की तरफ से भी क्यों ना आ रहे हो, अगर आपके साथ खड़ा है तो आपकी संभावनाओं पर, आपके समर्थकों पर, आपके उस क्षेत्र पर जिसको आप एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वहां पर सवाल खड़े करता है आपके ऊपर भी? क्या ऐसा होता है और क्या ऐसा होगा? नहीं, जरूर सवाल खड़ा करता है। सवाल तो खड़ा करता है ना, जब कोई सहयोगी हमारे साथ खड़ा है और कोई भी कहीं क्षेत्रवाद पर बात करता हो, क्षेत्रवाद के बयान पर बयान देता हो, तो कुछ तो ऐसा है जो महसूस होता है ना गठबंधन के लोगों को, ऐसा है जो महसूस होता है। इस तरह का बयान सोच समझ के देना चाहिए सभी लोगों को। और जो अलायंस बना है हम लोग का, इंडिया अलायंस, उसमें जितने लोग हैं, चाहे पूर्वोत्तर राज्य के लोग हैं, चाहे उत्तर भारत के लोग हों, चाहे दक्षिण भारत के लोग हों, सब लोग को मिलजुल कर सोच समझ के इस तरह का बयान से बचना चाहिए। कि मेरे कहीं धार्मिक बयान से भी बचना चाहिए, धार्मिक बयान नहीं देना चाहिए, किसी को आहत पहुंचे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो हमें तो पूर्णतः लगता है कि इस तरह का बयान, व्यक्तिगत बयान इन लोगों ने देने का काम, पार्टी और इंडिया गठबंधन का ये कोई बयान नहीं है। सभी लोग, हम लोग साथ में बैठे हैं, साथ में बैठ के भाजपा जैसे आतंकी ताकत को, भाजपा जैसी जो देश को बर्बाद करने पर तुला है, देश को बर्बाद कर रहा है, देश में बेरोजगारी फैला रहा है, देश में महंगाई फैला रहा है, उसकी ताकत, उस जैसे ताकतों से हम लोग को लड़ना है। तो लड़ना है तो हम लोग को सोच समझ के ही बयान देना चाहिए। और सभी जितने भी इंडिया अलायंस के लोगों को से मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा, पार्टी की ओर से आग्रह होगा कि सोच समझ के ही बयान दें, ताकि क्षेत्रवाद में चाहे हिंदी भाषी लोग हों, चाहे किसी भाषा को मानने वाले लोग हों,
किसी धर्म के मानने वाले लोगों को उसको आहत नहीं पहुंचे। चलिए, उनको किसी तरीका वो समस्या ना हो, लेकिन चर्चा तो अब आगे आने वाले दिनों में डर इस बात का है कि गठबंधन तमाम कोशिशें करेगा। गठबंधन की जो जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव को नज़र में रखकर हो रही हैं, और उसमें इस तरीके का बयान अगर पलीता लगाते रहे, चोट पहुंचाते रहे, तो सारी मेहनत कहीं गठबंधन की फिर आकर यही हो कि ये कुछ बयानों के चलते किनारे रह गई। ऋतु मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, ऋतु चौधरी से आपसे वही सवाल, क्या ये बयान जो डीएमके लगातार दे रही है, क्योंकि कर्नाटक तक बीजेपी की पहुंच रही है, इस समय आप कर्नाटक में सत्ता में हैं, लेकिन क्या ये सीधे सीधे बीजेपी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि बीजेपी को साबित किया जा सके कि वो दक्षिण को नहीं समझती, वो केवल उत्तर भारतीय पार्टी होकर रह गई है, ये संदेश देने की कोशिश का एक जरिया है सारे आ रहे बयान डीएमके के? देखिए, डीएमके की राजनीति समझने के लिए आपको तमिलनाडु का जो है वो हिस्ट्री जानने की जरूरत है। वो जो है वो जो धरती है वो पेरियार की धरती जी, 1940 से पिछले 200 सालों से उनका ये संघर्ष चल रहा है कि उनको जो है जो वहां पर जो लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको जो है हाशिए पर रखा गया। तो इस तरह की तलखी जो है उनके स्वभाव में वो डेवलप हो गई, इस तरह की चीज। लेकिन फिर भी जो नेता होते हैं, जो राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन वहां का जो कल्चर है, वहां का जो समाज है, वहां पे इस तरह की चीजें जो है वो बहुत मतलब वहां का क्योंकि परिवेश ऐसा है, तो वहां पर ये चीजें नॉर्मलाइज है, और ये भाजपा को अच्छी तरह से पता भी है। भाजपा वहां पर कभी जीत नहीं पाती है, उसका एक कारण यही है कि वहां पर इस तरह का जो है दमन के खिलाफ जो वहां पे राजनीति चलती आई, जो सालों तक दमन होता रहा पिछड़ों का, दलितों का, उसके खिलाफ। और जो है जो भाजपा है वो एक इस तरह के वर्ग को या इस तरह की सोच को जो है वो लीड करती है। तो उस सोच के विरुद्ध जो है वो तमिलनाडु की जनता जो है वो सोच के विरुद्ध है। लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो किसी उत्तर भारत या दक्षिण भारत नहीं है। उत्तर भारत या दक्षिण भारत तो इन्होंने बना दिया गया क्योंकि दक्षिण भारत से इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो कोई तो इनको एक रीजन ऐसा चाहिए भाजपा पार्टी को जिसको ये जस्टिफाई कर सके कि इस तरह का कोई एक परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन बनाने में भाजपा हमेशा से माहिर, और इस तरह की परसेप्शन, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग वो फैलाती आई है पहले भी। तो ये केवल क्योंकि देखिए आप जो है आप पिछले 2014 से जो है सत्ता में है, लेकिन आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, आप महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, आप स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, विदेश नीतियों पर बात नहीं करते हैं, जो चाइना इतना अंदर घुस गया आप उस पर बात नहीं करते हैं। मणिपुर महीनों से चल रहा है, अभी भी 87 लोगों का जो है उस दिन शवदहन हुआ और काले कपड़ों में लोगों ने प्रदर्शन किया, वो भी भारत का एक हिस्सा है। लेकिन वहां जाते नहीं है, ना ही वहां पर कोई बयान देते। लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान जो कि भारत को तोड़ने का काम करता है, इस तरह को उसको एम्प्लीफाई करने का काम जो है वो भाजपा हमेशा से करती आई है। और स्वयं भी जो है ये जो उत्तर भारत दक्षिण भारत जो ये जो खेल खेल रही है, खुद भाजपा तमाम भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री खुद भी मंच से नफरत फैलाने वाले बयान देते आए हैं, चाहे उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो चाहे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हो। उन्होंने तमाम जो है इस तरह के नफरत फैलाने वाले बयान दिए, भगवानों के खिलाफ बयान खुद ही उनके नेता दिए। अभी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे, उन्होंने उस चीज को बहुत डिटेल में ये चीज बताई भी है कि किस प्रकार से इनके नेता जो है जो भगवान का अपमान करते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में वहां पे भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया है दक्षिण भारत में, जिसमें मोदी जी जो है राम मंदिर की ओर राम को लेकर जा रहे हैं, और मोदी जी का कद जो है इतना बड़ा है और श्री राम का जो कद है वो छोटा है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं है? क्या ये आपकी मीडिया का बहस का विषय नहीं होना चाहिए था? क्या आप राम को, ये श्री राम को इतना गौड़ कर दिया गया है कि अब मोदी जी इतने बड़े भगवान हो गए कि राम उनके सामने गौड़ हो गए, अब वो राम को लेकर जाएंगे? क्या वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो राम को स्थापित करेंगे? तो ये चर्चा का विषय यहाँ होना चाहिए था। और इस प्रकार का संस्कृति के ठेकेदार और राम से भी अपने आप को ऊपर समझने वाले, विष्णु से भी अपने आप को ऊपर समझने वाले, शिव से भी अपने आप को ऊपर समझने वाले, क्या ये भगवानों का अपमान नहीं है क्या?
रविंद्र भाई मेरे साथ बने हुए हैं। रविंद्र भाई, आपको लगता है इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके के बयान, ये सिर्फ राजनीतिक दलों का गढ़े हुए चीजें होती हैं और इनका इस्तेमाल जो होता है वो ध्रुवीकरण की तरह होता है और समय आ गया है कि डीएमके ने शुरुआत कर दी है, हो सकता है आगे इसमें बहुत सारे दल कूद जाएं इस तरीके की बहस में और इस तरीके की बातों में? मैं आपसे सहमत हूं राजू भाई। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो रही है वो ध्रुवीकरण पर ही आधारित है। एक विचारधन पुस्तक लिखा है इनके चिंतक ने, डॉक्टर हेडगेवार ने, उसमें अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो कंटेंट है केवल ध्रुवीकरण पर ही आधारित है। और ये ध्रुवीकरण किया इन्होंने मोदी सरकार पिछले 9 साल में हर मुद्दे पे फेल ले। मैं केवल 3 ही पॉइंट बताऊंगा, उसी में सिमट जाएगा। हाँ बताइए, वक्त लीजिए, आप वक्त लीजिए। विदेशी कर्ज, इस आईएमएफ ने अभी बताया है 4-5 दिन पहले, सबसे ज्यादा भारत का हो चुका है, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बहुत भयंकर दबाव में है। आयात निर्यात का घाटा 265 अरब डॉलर पहुंच गया है, जिसमें से 100 अरब डॉलर खाली एक देश चीन से है। चीन तमाम चीजों को देना छोड़ दे तो शायद हमारे वहां हर चीजें 5 गुना 10 गुना महंगी हो जाएंगी और हम गरीबी में 65वें नंबर के देश हो गए। जन कल्याणकारी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी फेल है। मैं उन्हीं का एक बता दे रहा हूं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 19 के दिया था। कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान से संबंधित, क्योंकि मैं भी किसान हूं। कोई दुगनी नहीं हुई। किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे, एक भी नहीं बना। बताया था 60 वर्ष से ऊपर के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। सिंचाई का रकबा घटाएंगे, सिंचाई का रकबा घट गया। भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। प्रत्येक ब्लॉकों में एक अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे। शायद ये मीडिया को भी जानकारी नहीं होगी अटल टिकटिंग लैब होता क्या है। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान बनवाएंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि भारत में केवल 37% लोग पक्के मकान में रहते हैं। तो उनको बता देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी जी खुद ही बताते हैं सारी बातें कि ये 37% में कितना मकान आपने बनवा दिया। कहा था प्रत्येक घर को बिजली देंगे। जब मकान ही नहीं है तो आप बिजली कहां से दे दीजिएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर लगा देंगे। तो मैं अपने गांव जब जाता हूं तो मुझे डिबेट करने में कठिनाई होने लग जाती है। तो ये क्योंकि वो पूरी जन कल्याणकारी मुद्दों में इंटरनेशनल अफेयर्स में बुरी तरीके से फेल है। तो इस प्रकार के उन्मादी मुद्दों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा करते रहेंगे और वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोग को मुद्दे दें और आप लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ। संतोष भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। संतोष भाई, आपको भी लगता है कि ये सब ध्रुवीकरण की तरह इस्तेमाल किए जाने वाली बातें हैं जिनमें जनता कितना भी दुखी हो रही हो, होने दो, हम तो ध्रुवीकरण कर ही लेंगे? संतोष जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, मेरे साथ इस वक्त उपेंद्र भाई जुड़े हुए हैं। उपेंद्र भाई, आपको भी लगता है कि ये ध्रुवीकरण से ज्यादा ये चीजें कुछ नहीं है और ध्रुवीकरण का इस्तेमाल तभी ज्यादातर होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं? राजू भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है बहस करने का। चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के सवाल पर हो, सिर्फ इसी के बीच में विभेद पैदा करने का ही इनका काम रहा है सब दिन। आप 2014 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो देश से वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देने का, हर एक वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ देने का, उस पर आप बहस करा लीजिए, कभी नहीं बोल सकते हैं। महंगाई को रोकने की बात किया था, वो कभी इस पर नहीं बहस कर सकते हैं। और उन्होंने तो 2014 में बोला था कि भाई जब तुम वोट देने के लिए जाना तो घर में जो रखा हुआ सिलेंडर है उसको तुम नमस्कार करके जाना। क्या इस पर वो बहस कर सकते हैं? उनके सिवा जितना देश से वादा किया है, और एक साथी ने भी कहा हर क्षेत्रों में विफल रहे हैं। इसलिए धर्म के नाम सवाल पर, जाति के सवाल पर, क्षेत्र भाषा के सवाल पर सिर्फ विभेद पैदा, सेंटिमेंटल मुद्दा को उठाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा उठाने आपका एकदम सही कहना है। आपका सही कहना है कि जब विफलता होती है सामने तो इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा था डीएमके की। डीएमके अगर विफल है तो किन बातों पर विफल है कि डीएमके के नेता ये बात सामने रख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चुनाव का वक्त है, 5 महीने के करीब का वक्त है। आप सभी हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन राजनीति इसी तरीके से आगे बढ़ती है और ऐसे ही करवट लेती है।
जब मुद्दे साथ नहीं होते तब इस तरीके के मसलों से जनता को ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम ही आपके खैरख्वाह हैं, दूसरा आपके सामने और नहीं। चलिए, चुनाव आने में जो भी वक्त बचा है, इस तरीके के और कितने बयान होंगे ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक का वक्त।